हाँ जी, एयर पोल्यूशन में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है और ये इसकी पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इससे पहले हम हमें ओजोन लेयर का पता होना चाहिए। ओजोन लेयर क्या है? ये फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, O3 फॉर्म में होती है। ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आपको इन लेयर का पता होगा, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, ब्लूइश एक्सप्लोसिव फॉर्म में होती है, हाईली पॉइजनस होती है। अगर हम इसको अर्थ से अबव देखें तो ये 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ है। ये ओजोन लेयर की इंफॉर्मेशन है। अब ओजोन लेयर की फॉर्मेशन क्या है, ये बनती किस तरह है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन वाली मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में O2 फॉर्म में। फिर वहां पे एक ऑक्सीजन एटम आएगा, वहां वहां इसके साथ ये इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट कंबाइन होके O3 बना देंगे। ठीक है, इसी तरह इनकी ब्रेकडाउन भी होती है। अब ये जो ओजोन लेयर है इसका फंक्शन क्या है, यानी ये क्यों हमारे लिए क्यों बेनिफिट है? अब सनलाइट से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं उनको ये फिल्टर करती है, उसमें से यूवी लाइट को प्रिवेंट करती है कि वो अर्थ पे रीच ना हो। लेकिन अब ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। इसके कॉजेज क्या है कि ये क्यों डिप्लीट हो रही है? जितनी भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, एयर कंडीशन से, एरोसोल्स हैं, डिफोरेस्टेशन है, स्प्रे से जितना भी ये मटेरियल निकल रहा है, ये सारी गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। यानी यहाँ पे जो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ब्रेकडाउन होगी, उसमें से इवन एक वन जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना कैन डिस्ट्रॉय द मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक क्लोरीन एटम जो है वो इतनी ज्यादा ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा, तो फिर इतनी ज्यादा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब एयर कंडीशनर से ये रिलीज हो रहे हैं और ये इसका कॉज मतलब सबब बन रहे हैं ओजोन डिप्लीशन का। तो यहाँ पे भी ये इसी तरह दिखाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट से, इंडस्ट्री से, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रही है। ठीक है, वो जो सनलाइट है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेकअप करेगी, उसमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल निकलेगा, वो जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा। इस तरह फिर जो ओजोन लेयर में होल्स, रॉक बनना शुरू हो जाएंगे, रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी डिजीजेस कॉज करेंगी। स्किन डिजीजेस है, ठीक है, इसमें मोस्टली स्किन डिजीजेस आ जाएंगी। फिर ये कि ये वो जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं कि जब अगर ये जोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्रॉप और फॉरेस्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ओशन में जितने भी प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जो फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोडक्ट कम हो जाएगी। इन ह्यूमन केस इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली स्किन इन्फेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनकी क्लोरोफिल के जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस तरह प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर्स भी डिस्टर्ब होंगे और वो इजीली फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये सारे इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन में। आपकी बुक में ओजोन लेयर का, ओजोन होल का, ओजोन लेयर किस तरह डिप्लीट हो रही है, ठीक है, इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आपने ये मतलब इसको यहीं से कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट जो है, हाँ जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन में वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें ग्रीन हाउस गैसेस का पता होना चाहिए। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, लाइक वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारी इस फॉर्म में दिखाई गई है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये एक्ट करती है एज अ ग्लास शीट। ठीक है, अब यहाँ ये भी कुछ नेम यहाँ पे इसी फॉर्म में ही मैंने ऐड किए हुए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, एस्ट्रॉय, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है और कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का। किस तरह? जितनी भी एनर्जी है फ्रॉम द सन वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर पे आएगी तो टू टाइप्स की रेडिएशंस होती है, कुछ शॉर्ट रेडिएशन होती है, कुछ लॉन्ग रेडिएशंस होती है। तो जो है लॉन्ग। ना, उसमें से कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, यानी ट्रैप हो जाएंगी, और वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को वार्म कर देगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी, और कुछ वहां से स्केप आउट हो जाती है। अब जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो स्केप आउट हो जाती है, जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जॉब एनवायरनमेंट हो का जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसमें इफेक्ट्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कॉज कर रही हैं,
उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफोरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ ट्री है, ऑटोमोबाइल से जितनी भी ये गैसेस रिलीज हो रही है सारी कॉज कर रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। और ये गैसेस क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, और ओवरऑल जो हमारी टेम्परेचर है इसका, अर्थ का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और ओवरऑल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, फिर जितने भी ये आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली फ्लड कॉज करेंगे। दो टॉपिक हैं पोल्यूशन के जो हमने पढ़े हैं, एक अजोन लेयर यानी अजोन होल जोन डिप्लीशन किस तरह हो रही है, और सेकंड वन था ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में मतलब बहुत सारी अगर हम जोलॉजी के रेलेवेंट में देखें तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी कम होगी, स्पीशीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होगा और जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो कम होती जाएंगी। और इसमें जो नेक्स्ट है वो है, हम पढ़ेंगे एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज का। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने शुरू किया उसका ये लास्ट टॉपिक है, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज कौन सी हैं? ऐसी स्पीशीज हैं जो जिनको खतरा है कि वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक वर्ड हम एक्सटिंक्ट यूज करते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज तो वो हैं जो अब है ही नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी आ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल दैट इज नो लॉन्गर लिविंग। अब और बहुत सारी स्पीशीज है जो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब वो नहीं है, तो इनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पे अब डिस्कस करनी है वो एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज है। ठीक है, तो एंडेंजर्ड और थ्रेट, एंडेंजर्ड मीट वो खतरे में है, फ्यूचर इन नियर फ्यूचर टू बी एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो सकती है। स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल दैट इज इन इमीडिएट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड नीड्स प्रोटेक्शन टू सर्वाइव, यानी उनके तादाद, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी नंबरिंग बहुत थोड़ी रह गई है, तो वो हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर इमीडिएट बहुत जल्द जो है ना वो खत्म हो सकती हैं। तो हमें उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें उनको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना चाहिए। उनके लिए प्रोटेक्शन, उनकी सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन करनी चाहिए, हमें इस तरह के ये नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, ओवर हंटिंग को रोकना चाहिए, रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि ये स्पीशीज तो जो है वो तो मतलब एग्जिस्ट करे। आपकी बुक में कुछ यहाँ पे भी कुछ स्पीशीज जो है मैंने ऐड की हुई है, लेकिन आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग करनी है। वहां पे एक टेबल है, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सम मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनको खतरा है कि वो खत्म हो सकती है। उसमें टाइगर है, ब्लैक रेनो है, जायंट पांडा है, ठीक है, एशियाटिक ब्लैक बियर है, हिमालयन जो है कोनिफर यू है। आपकी बुक, आप लोगों के पास बुक्स होंगी, उसमें आप देखते जाइए, उसमें से आप एटलीस्ट 5 to 6 जो है आपको आप याद कर ले। ठीक है, ब्लैक बक है, इंडस डॉल्फिन है, इंडस डॉल्फिन तो वाकई बहुत कम हो गई है। ठीक है, ये इंडस रिवर में पाई जाती है पाकिस्तान में, तो इसकी तादाद भी बहुत ज्यादा कम है। ब्लैक बक के इस तरह के आप डिफरेंट नेम याद करने हैं कि जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो रही है। अब ये एंडेंजर्ड हो क्यों रही है, यानी स्पीशीज विच इज इमीडिएट डेंजर आर एक्सटिंक्ट थ्रू आउट इट्स रेंज, तो मतलब वो उनको खतरा किया है हमें उसको, मतलब ये ना जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवर हंटिंग हो रही है, कॉज कर रही है। तो हम प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज किस तरह कर सकते हैं, यानी ग्लोबल सिस्टम में हमने नेशनल पार्क्स जो हैं वो डेवलप करने चाहिए दैट प्रोटेक्ट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और अलाउ करे कि उनको ना एक नेचुरल एरियाज की तरह नेचुरल जो है ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और इन्वायरमेंट क्रिएट हो। लैंडस्केप को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल एरियाज को रिजर्व करके रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल एज इट नेचुरल हैबिटेट ऐसे एनिमल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने जू, हमारे पाकिस्तान में जू बना हुआ है या बोटेनिकल गार्डन्स है, ये इसीलिए है कि ताकि हम स्पीशीज को सेव करके रख सकें हुज एक्सटिंक्शन इज इमीडिएट, जिनको खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेशन यानी हमें रूल बनाने चाहिए, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना चाहिए, हंटिंग पे बैन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एरिया जो है ना वो कंट्रोल करने चाहिए, और जितनी भी ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है इन सब पे भी कंट्रोल करें, तो हम एंडेंजर्ड स्पीशीज पे जो है वो काबू पा सकते हैं, और ये स्पीशीज को हम रिजर्व कर सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट्स named as the chemical basis of animal life, in which we will discuss atoms, elements, building block of all matter, compounds, molecules, acids, bases, buffers,
On the other hand, जो macromolecules हैं like carbohydrates, lipids, proteins, nucleotides and nucleic acid, ये सब जो है हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम बेसिक पढ़ लेते हैं, एटम्स, एलिमेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हम मैक्रोमोलेक्यूल में से कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे। जी, मैटर, एटम्स एंड एलिमेंट्स। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, ठीक है, विच एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज mass, named as matter. Matter exists in many diverse form like solids है, liquid है, gas है, each with its own character। सब इन सबका अपने अपने character है। इसके अलावा हम कह सकते हैं matter is compound of elements। What is element? What is an element? Element क्या है? An element is the substance that can not be broken down to other substances by chemical reaction, ठीक है, उसको हम मजीद जो है वो ब्रेकअप नहीं कर सकते। इसके अलावा you can say elements are composed of units of matter called atoms that can enter into a chemical reaction, ठीक है। एटम का भी बेसिक लिटरली मीनिंग क्या है? ए में नो और टॉम मीन कट, यानी एटम भी ऐसा है कि जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कट नहीं कर सकते, ठीक है। An atom is the smallest possible amount of an element that retained its elements properties, ठीक है। इसके अलावा जो है हम देखें, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देखें तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एटम हैव अ टू पार्ट्स। एक उसकी सेंट्रल कोर है जिसमें न्यूक्लियस, और एक उसकी, ये देख सकते हैं हम डायग्राम में, ये सेंट्रल कोर है नॉन एज न्यूक्लियस। और आउटर जो कोर है वो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, ठीक है। तो द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, और जो पॉजिटिवली है वो क्या है, वो न्यूक्लियस इनसाइड है, जिसमें एटम जो है इलेक्ट्रिकली अनचार्ज रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपने करना है, इसका स्ट्रक्चर मतलब आपको ड्रा करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एटम पार्टिकल है, और जो न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये आपने इसके बारे में इतना ही करना है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब ये क्या टर्म्स है? जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। लाइक यहाँ पे कार्बन का 14 मास नंबर शो किया हुआ है, और यहाँ आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रीवेशन में ये एब्रीवेशन, कार्बन की एब्रीवेशन सिंबल में भी दिखाया गया है। ये जो है ये इसका मास नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉन एज मास नंबर, और वो है 12, ठीक है। यहाँ पे वो इसकी आगे वो आइसोटोपिक फॉर्म होती है 12 14, यहाँ पे आप 12 देख लें। तो इसके अलावा अगर हम इसको सिंबलाइज भी करते हैं कि इसको किस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है, वो मोस्टली ये होता है। इसके अलावा जो एटॉमिक मास है, ये मास ऑफ एन एटम है, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो वो कार्बन का एटॉमिक मास कितना यहाँ पे दिखाया हुआ है। सॉरी, ये थोड़ा मिक्स हो गया था। जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, सॉरी 6, और मास नंबर जो है वो 12 है। ये कंफ्यूज हो गया था इसमें। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टर्म है, आप अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर वो है इसमें होगी ये सिंपल आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या सिंपल आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो जो आइसोटोप है, वो सिंपल जो आइसोटोप है वो अबंडेंटली फाउंड होते हैं नेचर में, जबकि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। और जो सिंपल आइसोटोप्स है वो रेडिएशन जो है इमिट नहीं करते, जो ऑन दी अदर हैंड जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। तो जो अगर हम के सिंपल आइसोटोप की डेफिनेशन करें तो ये क्या है कि लाइक एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ यानी बट सम एटम्स हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स इसकी होती हैं आइसोटोप्स की। तो यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी रेडिएशन तो नहीं होती, एमिट नहीं होती, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपने रेडिएशन एमिट करते हैं। कौन से?
चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगर हमने आइसोटोप्स को डिटेक्ट करना हो तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स करना हो तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक यहाँ पे डिटेक्टर गैस चैम्बर है। और जो आइसोटोप्स है ये इतनी कोई हैजर्ड इसकी रेडिएशन से केमिकल नहीं होते, लेकिन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ये डिलीटेरियस इफेक्ट करता है, ठीक है, स्पेशली ऑन लिविंग टिश्यूज। तो ये अपनी डिफरेंस की फॉर्म में कर लेना है, सिंपल आइसोटोप एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। या रेडियो एक्टिव आइसोटोप को आप इस तरह भी कह सकते हो, in which the nucleus decays spontaneously giving off particles energy, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, लाइक कार्बन जो है डिकेन्स टू फॉर्म नाइट्रोजन। ये आपने सिर्फ इतना ही करना है, इसके थोड़े थोड़े आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। बेसिकली हम इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे पहले ये थोड़ा बहुत इस चैप्टर में आपको हाँ नो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट जो है इंसर्ट किया हुआ है, ये एक बेसिक आपका कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा। यानी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स का मैटर है, मैटर की हमने डेफिनेशन की, तो मैटर में क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर है। मिक्सचर टू टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। एलिमेंट जो है वो सब्सटेंसेस है दैट कैन बी रिड्यूस्ड